हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएं कि सर्च प्रपोजल किस तरह लिखते हैं और या सर्च प्रोजेक्ट किस तरह लिखते हैं और ये कितना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीचर की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आजकल तो लोग एमए प्रोजेक्ट लिखते हैं, लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट लिखना है वो सोसाइटी को दे के लिखना है कि आपकी सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम को यानी कि खत्म कर रहे हैं, और इंडस्ट्री को देख के लिखना है कि मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको आप किस तरह रीयूज कर सकते हैं या उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी आपने प्रॉब्लम लेनी है जिसका सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो। ये नहीं है कि एमए से टाइटल लेके आपने प्रपोजल बना के भेज दिया। तो कोई इशू को डिस्कस करें, कोई डिजीज है उसकी क्योर डिस्कवर करें, कोई डिजीज है उसकी किट डेवलप करें जो जिसका पहले से रेट कम हो। ठीक है, तो कोई इनोवेटिव आइडिया लेके रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोजल में होता क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, इंटेंडेड प्रोग्राम होता है जिसमें आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं उस प्रोग्राम की, उस मसले की। ठीक है, तो इट इज ए लाइक एन आउटलाइन ऑफ इंटायर रिसर्च प्रोसेस। ये पूरी जो आप रिसर्च करते हैं उसकी पूरी आउटलाइन इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये एक रीडर को समझी देती है कि ये जो प्रोजेक्ट जिसको मिल रहा है इसने किस तरह इसको परफॉर्म करना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग ए प्रपोजल इज टू डिस्क्राइब व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, व्हाई इट शुड बी डन, ये क्यों आपने करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड हो यू विल डू इट, और कैसे आप करोगे भाई। बताओ तो सही, कौन सी मेथडोलॉजी लगाओगे, कौन सी इनोवेटिव टेक्निक लगाओगे, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट विल रिजल्ट, और क्या इससे रिजल्ट जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। ठीक है, जैसे सोसाइटी को कुछ उसका भला होगा। तो बेसिक कंपोनेंट क्या है, टाइटल। तो सबसे मैं कहता होता हूँ बैकबोन या ये इसको कहता हूँ हार्ट। ये टाइटल जो है एक तो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जिस तरह किसी लड़की की शादी होनी हो तो फिर उसको फिर सजाते हैं, क्रीम पाउडर वगैरह उसकी क्रीमों से उसका वो भर देते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट दो चीजें हैं जो जान होती है किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अगर आपका टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्टिव हैं तो आपके बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यानी कि कामयाबी जो प्रोजेक्ट की है वो बढ़ जाएगी, उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो टाइटल इस तरह होना चाहिए, एक तो ब्रीफ होना चाहिए और सारी प्रॉब्लम को उसमें पूरा पता चल रहा हो कि कैसे रिसर्च कर रहे हैं और ये पूरे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट में पहले ये रिसर्च आप जो कर रहे हैं वो एक दो लाइनें होगी, फिर मेथडोलॉजी होगी, फिर रिजल्ट क्या आएंगे और कितने अरसे में ये पूरे होंगे। ठीक है, और इसके बाद एप्लीकेशन या उसकी इम्पोर्टेंस की एक दो लाइन। तो ये आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप पूरा जो आपका टाइटल होता है उसमें जो कंपोनेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर आप उसकी एम्स और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि आप जो काम कर रहे हैं भाई, पिछले सेंटेंस में कौन सी कमियां छोड़ी हैं, आप उस कमियों को कैसे पूरा करेंगे, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप बताएंगे। बाहर लोगों को पता ही नहीं है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। वो सिर्फ लिख देते हैं कि ये सेंटेंस ने ये किया, इस सेंटेंस ने ये किया। तो भाई बताओ, इसने ये किया है, आप उसकी अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं उसको किस तरह फिल करोगे।
बाय डूइंग योर रिसर्च। आप उस डेफिशिएंसी को किस तरह पूरा करें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये है कि इसने ये काम किया है, मैं उसकी इस कमी को दूर करूँगा, ये आपने बताना होता है। तो ये बेसिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये होता है कि प्रीवियस साइंटिस्ट से जो मिस्टेक्स या कुछ गैप्स रह गए हैं जहाँ उसने वो स्टडी नहीं की, वो आपको वो उसको हाईलाइट करना है। ये बताना है कि ये क्यों कर रहे हैं आप और इसके करने का क्या फायदा होगा सोसाइटी को। ऑब्जेक्टिव पूरे टाइटल के जो हैं कि इससे ये बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, इस ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट होगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। हाइपोथेसिस, क्या आइदर ये जो आप सर्च कर रहे हैं उससे सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे, यानी कि पहले रिजल्ट से कोई मेरी रिजल्ट आएंगे, ये होगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अगर नहीं आएंगे तो वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा। आगे मेथडोलॉजी में आप सारी लिखेंगे कि सैंपल आप कहाँ से लेंगे, और जो सैंपल जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे आपने अथॉरिटी लेटर लिया हुआ है, ठीक है। आपने आई-30 से ये लेटर लिया हुआ है, एथिकल लेटर भी कहते हैं उसको, ठीक है। मेथडोलॉजी में कौन कौन सी नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आप। मेथडोलॉजी में जो है कितना अच्छा लगेगा, आइदर ये 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लिखेंगे। फिर बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। रिजल्ट के बाद प्लान ऑफ एनालिसिस ऑफ रिजल्ट के पहले साल में आपके कौन से पैरामीटर के रिजल्ट आएंगे, दूसरे साल में कौन से पैरामीटर के रिजल्ट आएंगे, तीसरे साल में आपके कौन से रिजल्ट आएंगे, ये आपने प्लान ऑफ एनालिसिस ऑफ रिजल्ट में बताना। बिब्लियोग्राफी में आप बताते हैं कि इसमें रेफरेंसेस आप एब्स्ट्रैक्ट में तो यूज नहीं करते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में आप रेफरेंसेस यूज नहीं करते। तो क्या इंट्रोडक्शन आपने जो लिखना है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पास्ट में हो सकता है, ठीक है। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है वो मोस्टली आप प्रेजेंट में लिखना है। और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस ये भी आप देखेंगे कि जो आप रेफरेंस अंदर दे रहे हैं इंट्रोडक्शन में या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, वो एंड के ऊपर साइड, ठीक है। गांठ चार्ट या टाइम टेबल, यानी कि कितने साल में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। पहले साल में कितने आप पैरामीटर करेंगे, दूसरे साल में कितने पैरामीटर करेंगे, ये मंथ वाइज एक साइड पे आप मंथ रख लेते हैं और ये टाइम स्केल के ऊपर आप बताते हैं, ठीक है। कि नीचे आपके पैरामीटर आ जाएंगे, पहले साल में ये करेंगे, पहले मंथ में, पहले 2-3 मंथ में ये करेंगे, दूसरे 3 मंथ में ये करेंगे। तो आपने पूरा फिर बजट आ जाता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, उसका क्या है, पहले साल कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट आएंगे, दूसरे साल कौन से आएंगे, तीसरे साल कौन से आएंगे, तो पूरा बजट बताना है, ठीक है। और जो आप सर्च एसोसिएट रख रहे हैं उसकी तनख्वाह कितनी है, और इसमें आपके इंडेक्सेस भी आने चाहिए। इंडेक्सेस नहीं होगा जिसमें लेटर होंगे, परमिशन लेटर होंगे, इंडस्ट्रियल लेटर होंगे, चार्ट्स होंगे, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। टाइटल मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव होना चाहिए। गुड टाइटल और बैड टाइटल में क्या होता है, गुड टाइटल जो वो होता है जो अच्छा ब्रीफ होता है और सारी प्रॉब्लम को, तो ये नहीं है कि 3-4 लाइनों का टाइटल हो, टाइटल अच्छा और ब्रीफ होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आपको ब्रीफ समरी होती है 300 वर्ड्स की, और इसमें पहली जो लाइनें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस की होती हैं, दूसरी 2 लाइनें 3-4 लाइनें होती हैं मेथडोलॉजी की, फिर रिजल्ट इससे क्या आएंगे और एंड के ऊपर एप्लीकेशन या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। मेथडोलॉजी के अंदर आपने बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। इंट्रोडक्शन आपका जो टाइटल होता है उसके अंदर जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि इसका टॉपिक एरिया क्या है, सर्च क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो गैप्स रह जाते हैं वो आपने फिल करने होते हैं। एम जो बताना होता है कि इस सर से हमें ये मिलेगा, ठीक है।
तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव लॉजिकल और कोहेरेंट होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, ऑपरेशनल होने चाहिए और फ्रेज होने चाहिए। मसलन एम में क्या दो चीज़ें यूज होती हैं, व्हाट ऑफ द रिसर्च, आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव इज वो, और कैसे कर रहे हैं। ये एक होता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है और वो कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा, इसमें एक्शन वर्ड यूज होते हैं। मसलन दिस रिसर्च इज यूज टू कंपेयर, यूज टू वेरीफाई, ये टू और आगे वर्ब यूज होता है। डू नॉट यूज वैल्यू नॉन एक्शन वर्ब, अगर नॉन एक्शन वर्ब यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये एक एग्जांपल है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय फ्लड एंड मालन्यूट्रिशन इन अटलांटिक कोस्ट ऑफ नाइजीरिया। तो इसमें ये उसने 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि इस सर्च से हमें ये 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि ये जो उधर आया हुआ है फ्लड, उसकी वजह से क्या नुकसान हुए हैं और उसकी कमी को, फूड की कमी को किस तरह फुलफिल कर सकते हैं, नई फसलें उगाने से क्या फायदा होगा, ठीक है। और जो जिस एनवायरनमेंट में किस तरह वाटर को और फूड हाइजीन को खराब किया है, वो आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। और क्या नई स्ट्रेटजी आप देंगे कि वो लंबे अरसे तक उस तरह डेवलपमेंट रहे, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं आते तो वो फिर आपका नल हाइपोथेसिस है। तो मेथडोलॉजी में आप देखते हैं कि आप अप्रोच क्वेश्चन की जो है वो उसको किस तरह आंसर करते हैं। इसमें रिसर्च डिज़ाइन होता है, रिसर्च सब्जेक्ट होते हैं कि कौन सी चीज़ पे आप करेंगे, कंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, सैंपल जो आप ले रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है, कौन सी कंडीशन आपने देनी है, कंट्रोल और कंपैरिजन जो हैं, डेटा नीड्स हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, प्लेन फॉर इंटरप्रेटिंग रिजल्ट है और एथिकल इशूज हैं। तो ये सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन से लेके डेटा एनालिसिस तक। इसके अलावा एंड के ऊपर हम स्टैटिस्टिकल देते हैं स्टेटमेंट के आप इसमें से कौन सी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर लगाएं। ये गैंट चार्ट और टाइम टेबल ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप मंथली आप चाहते हैं कि इस मंथ में आप एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो उसको किस तरह आप यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट पैरामीटर को स्टडी करने में। बजट के पहले साल में आपका ये बजट होगा, दूसरे साल में ये होगा, रिसर्च एसोसिएट की इतनी तनख्वाह होगी, वो सारा आपने टेबल एटेड फॉर्म में लिखना होता है। मेरे ख्याल से सारी जो प्रोजेक्ट गिविंग एजेंसीज होती हैं वो सारा अपना लेआउट दे देती हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये बनाना कैसे है। तो आपने जो वैक्यू वर्ड स्टाइल होता है मोस्टली रेफरेंसेस उसी स्टाइल में होते हैं, लेकिन आजकल जो जर्नल्स आते हैं उनके कॉम्प्लिकेटेड रेफरेंस स्टाइल है। लेकिन हर एजेंसी जो ये फंड करती है उनका अपना रेफरेंस स्टाइल है, तो उनकी आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के देख सकते हैं। एनेक्सेस में क्या होता है कि कौन से प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं वो प्रोटोकॉल एनेक्स में दे सकते हैं। सैंपल जो आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे कंसेंट लेटर लिया हुआ है, कवर लेटर जो है वो आपने स्टेक होल्डर जो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर है उनसे लिए हुए हैं। ऑफिशियल लेटर परमिशन जो जहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे लिए हुए हैं, एथिकल लेटर, ओरिजिनल स्केल और क्वेश्चन ये आपने तैयार किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्लेजरिज्म आपका 70% से 17%, 17% से कम होना चाहिए, वरना उनमें आते ही आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो इसको आप शेयर कर दें जिनको सर्च प्रपोजल जिन्होंने बनाया। थैंक यू।